डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुद्रास्फीति के कारण देख रहे हैं। मुद्रास्फीति, जैसा कि मैंने बताया, मांग और पूर्ति के असंतुलन का परिणाम है। अर्थात जब मांग पूर्ति से अधिक होती है तो कीमतें बढ़ने लग जाती है, या दूसरी तरफ लागतें बढ़ने की वजह से भी कीमतें बढ़ने लग जाती है। अतः मुद्रास्फीति या तो मांग पक्ष के कारण से हो सकती है या पूर्ति पक्ष के कारण से हो सकती है। आज हम लोग मुद्रास्फीति के कई कारण देखते हैं। सबसे पहले देखिए मौद्रिक कारण। मुद्रास्फीति का मौद्रिक कारण ये है कि मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ जाती है तेजी से वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता की अपेक्षा, तो कीमतें बढ़ने लग जाती है। तो ये मुद्रास्फीति बढ़ने का मौद्रिक कारण है। दूसरा है उत्पादन की गतिहीनता या धीमी गति से बढ़ना। जब उत्पादन में मांग की अपेक्षा वृद्धि नहीं होती है या धीमी गति से वृद्धि होती है तो भी कीमतें बढ़ने लग जाती है। तीसरा कारण है लागतों में वृद्धि। जब उत्पादन करने की लागत बढ़ जाती है, कच्चे माल की कीमत बढ़ने पर या श्रम की मजदूरी बढ़ने पर या आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर, तो किसी भी कारण से जब लागत बढ़ जाती है तो कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती है। चौथा आयातित मुद्रास्फीति, वो ही बताया, जब हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसमें आयातित वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मतलब दूसरे देशों से हमें वस्तुएं मंगानी पड़ती है, और उन वस्तुओं की यदि कीमतें बढ़ जाती है तो लागतें भी बढ़ जाती है, और लागतें बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है प्रशासित कीमतों में वृद्धि। कई बार सरकार कुछ वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करती है, उनको निर्धारित करती है। तो सरकार समय समय पर कई वस्तुओं की कीमतें जो कि आवश्यक होती है उनकी कीमतों का निर्धारण खुद करती है। उनको एडमिनिस्ट्रेट या प्रशासित कीमतें कहते हैं। प्रशासित कीमतों में वृद्धि होने की वजह से भी कीमतें बढ़ जाती है। नेक्स्ट है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाती है। कई बार फसलें नष्ट हो जाती हैं, अनावृष्टि या ओलावृष्टि हो जाती है, उसकी वजह से खाद्यान्न वस्तु की कीमतें बढ़ने की वजह से भी अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लग जाती है। परोक्ष करों में वृद्धि। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष कर। सरकार के द्वारा जब अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं तो भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बाजार की प्रत्याशाओं का प्रभाव। कीमतें प्रत्याशाओं के द्वारा भी प्रभावित होती है। यदि ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लग जाती है। दूसरी तरफ यदि ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमतें कम होगी तो कीमतें कम होने लगती है। तो बाजार की प्रत्याशाओं का भी मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। अब हम ये देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभाव में देखिए, हल्की मुद्रास्फीति है उसको अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक माना गया है। उससे अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती हुई कीमतों से अर्थव्यवस्था में एक आशावादी वातावरण तैयार होता है और अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हल्की बढ़ती कीमतें ही भविष्य में तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। उनको नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा देखिए उपभोग व जीवन स्तर पर प्रभाव। चूँकि कीमतें बढ़ती है तो व्यक्तियों की जो क्रय शक्ति है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्थात उतनी ही इनकम से वो पहले की अपेक्षा कम वस्तु और सेवाएं खरीद पाते हैं, जिससे उनके उपभोग और जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ऋणदाता व ऋणी पर प्रभाव। ऋणदाता अर्थात जो ऋण देता है और ऋणी जो ऋण लेता है, उन पर प्रभाव देखें तो ऋणदाता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो ऋण देता है तब तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है, और जब ऋणी उसको लौटाता है तो उसका मूल्य है वो कम हो जाता है। तो मुद्रास्फीति के कारण ऋणदाता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय व धन का वितरण। मुद्रास्फीति के कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय बढ़ती है, लेकिन धन का वितरण पूर्वापेक्षा असमान हो जाता है। अमीर अधिक अमीर होते जाते हैं और गरीबी बढ़ती जाती है, तो धन का वितरण असमान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए विदेशी व्यापार। मुद्रास्फीति का विदेशी व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के महंगी हो जाने की वजह से अर्थव्यवस्था में निर्यात कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाता है और विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बजट घाटा। मुद्रास्फीति के कारण बजट घाटा है वो भी बढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि सरकार के द्वारा जो कुछ भी व्यय किया जाता है, सार्वजनिक व्यय, प्रोजेक्ट्स पर, स्कूल बनाने पर, हॉस्पिटल्स पर, ब्रिज, रोड्स आदि बनाने पर, वो पूर्वापेक्षा व्यय बढ़ जाता है। इसकी वजह से बजट घाटा भी बढ़ जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हमने ये देखा कि कई प्रकार के प्रभाव मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था पे पड़ते हैं। इसके साथ ही जो नैतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम देख सकते हैं। नैतिक प्रभाव आप देखते हैं कि बुरे पड़ते हैं। व्यापारी वर्ग अधिक धन संचय के लालच में मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट इत्यादि बुराइयों का सहारा लेता है, अर्थात नैतिक पतन हो जाता है। सरकारी कर्मचारी भी पूर्वापेक्षा भ्रष्ट हो जाते हैं और नैतिक मूल्य खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव भी हम लोग देख सकते हैं। मुद्रास्फीति के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत देखिए कि अर्थव्यवस्था को कई प्रकार का खतरा हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और सामाजिक मूल्यों में गिरावट आने लगती है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी कष्टदायी होते हैं। सट्टेबाजी बढ़ जाती है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। और यही नहीं, जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाती है तो लोगों का मुद्रा में से विश्वास उड़ जाता है और धीरे धीरे मुद्रा खत्म होने के कगार पे पहुंच जाती है। तो मैंने ये बताया कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। हल्की मुद्रास्फीति को अच्छा माना गया है, जबकि यदि तेजी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की विधियाँ कौन सी है। सबसे पहली विधि है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत मुद्रा व साख की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है। मुद्रा, क्योंकि ये माना जाता है कि मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक होती है तो कीमतें बढ़ने लग जाती है। तो मुद्रा और साख की पूर्ति पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार राजकोषीय उपाय के अंतर्गत कर संबंधी उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है ताकि लोगों की प्रयोज्य आय या व्यय योग्य आय कम हो जाती है। आय कम होने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी और इस प्रकार से मांग कम होने से बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाना संभव होगा। दूसरा चीज़ है सरकारी व्यय में कमी। सरकारी व्यय में कमी करके भी अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर में कमी की जा सकती है। सरकार जो भी अनुत्पादक व्यय कर रही है, अर्थात जो प्रोडक्टिव नहीं है, उसके व्यय में की कमी करे और केवल प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करे, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी। मांग कम होने से कीमतें कम होगी। इसी प्रकार से सार्वजनिक कर्ज, सरकार सार्वजनिक कर्ज का भी सहारा ले सकती है। अल्प बचत व बाजार से सरकार जब कर्ज के रूप में साधन जुटाएगी तो लोगों से क्रय शक्ति सरकार के हाथ में आ जाएगी। जब क्रय शक्ति लोगों की कम होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी कम होगी और बढ़ती कीमतें रुकेगी। और लास्ट है बजट घाटे को कम करके, सरकार बजट घाटे को कम करके भी बढ़ती हुई कीमतों की दामन को कम कर सकती है। बजट घाटे को कम करने के लिए एक तरफ सरकार को आय के स्रोत बढ़ाने होंगे, दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यय पर अंकुश लगाना होगा। नेक्स्ट देखिए भौतिक व अन्य उपाय। भौतिक उपाय के अंतर्गत राशनिंग व मूल्य नियंत्रण। सरकार मूल्य नियंत्रण करके और वस्तुओं और सेवाओं की राशनिंग करके भी बढ़ती हुई कीमतों को रोक सकती है। इसी प्रकार से सरकार यदि खाद्यान्नों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो विदेशों से खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का आयात कर सकती है। इनका आयात करने से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ेगी और कीमतों पर रोक लगेगी। इसी प्रकार से सरकार राष्ट्रीय आय नीति का भी निर्धारण कर सकती है, अर्थात आय कितनी हो इसको भी निर्धारित कर सकती है। उपभोक्ता मंच स्थापित करके भी बढ़ती हुई कीमतों को रोक सकती है। उपभोक्ता मंच के आधार पर कई बार क्या करते हैं, व्यापारी लोग कीमतें बहुत अधिक वसूल करते हैं, तो उन बढ़ती कीमतों को भी सरकार रोक सकती है और उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं उपभोक्ता मंच के आधार पर, तो इससे भी कीमतों में कमी की जा सकती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम कई प्रकार के उपाय अपना के एक साथ मौद्रिक उपाय, राजकोषीय और अन्य भौतिक उपाय अपनाकर बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाना संभव है। तो आज हम लोगों ने देखा है कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, उसकी क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ते हैं और उनको नियंत्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। धन्यवाद।